कंसीडर दिस ER डायग्राम एंड कन्वर्ट इट टू टेबुलर फॉर्म। ओके, और क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स रिक्वायर्ड। ओके, तो ER डायग्राम ऐसा है कि जिसमें एक वीक एंटिटी सेट है और E3 और E2 स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट की अपनी प्राइमरी कीज हैं और जो वीक एंटिटी सेट है उसकी पार्शियल की है या डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट है ये C। ओके, अब हमको क्या करना है, जब भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो बेटर हमेशा ये होता है कि एंटिटी के अकरेंसेस मींस एंटिटी सेट में क्या अकरेंसेस हैं इनको अपनी तरफ से एज्यूम कर लो। ओके, और उसके बाद बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट एंड मैपिंग ये देखो कि रिलेशनशिप में कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उससे इसको सॉल्व करना हमेशा आसान रहता है। अच्छा, यहां पर जैसे अगर आप देखो कि E1 वीक एंटिटी सेट है और वो रिलेशनशिप किससे बना रही है, E2 से। इसका मतलब वीक एंटिटी सेट है, इसका मतलब इसका अपना प्राइमरी की तो है नहीं, इसका मतलब इसकी जो टपल्स होंगी उनको यूनिकली डिटरमाइन नहीं किया जा सकता है। ओके, क्योंकि उसकी की ही नहीं है कोई, तो इसको की नीड पड़ेगी और वो की इसको कौन देगा, वो की मिलेगी इसको स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट E2 से। उसकी प्राइमरी की और अपना डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट ले करके ये वीक एंटिटी सेट E1 अपनी प्राइमरी की बना देगा। ओके, अच्छा, यहां पर एक और गौर करने की बात है कि P और R जो रिलेशनशिप है इनका अपना कोई डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट नहीं है एंड देयरफॉर इनके लिए कोई अलग से टेबल बनाने की नीड नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं, मैं पहले क्या करूंगा, E1 और E2 को इसको पहले हैंडल करूंगा। ओके, क्योंकि E1 डिपेंड कर रही है E2 पर, तो इसको पहले हैंडल करेंगे। यहां पर मैंने अपनी तरफ से एक अजम्पशन लिया है, क्योंकि मैंने कहा ना कि एंटिटी अकरेंसेस अज्यूम करूंगा एक एक सेट में और इसके बाद मैपिंग और पार्टिसिपेशन के बेसिस पर टेबल को मींस टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। पहले मैंने E3 में तीन एंटिटी अकरेंस लिए हैं, E1 E2 E3। ओके, और इसके लिए ये कुछ इस तरह का अपने मन से बना लिया है, ये कोई टेबुलर फॉर्म नहीं है, ये और ये कोई टेबुलर फॉर्म नहीं है, सिर्फ मेरे या आपके समझने के लिए है कि एंटिटी अकरेंस E1 E2 E3 में किस तरह से ये एक एंटिटी होगी, एक एंटिटी ये, दूसरी ये, तीसरी ये। ओके, अगर बात करूं E3 की। ओके, इसी तरह से E1 के लिए आप देखो तो यहां ये मैंने 4 एंटिटी अकरेंस बना लिए हैं और E2 में भी मैंने 4 एंटिटी अकरेंस बनाए हैं, तो उनके लिए भी ये 4 अकरेंस बना दिए हैं, टेबुलर फॉर्म नहीं है। ओके, अब देखते हैं, अगर मैं यहां से बात करूं कि E1 और E2 को मैं हैंडल करना चाह रहा हूं, तो E1 में मेरे पास क्या है, E1 में मेरे पास 4 एंटिटी अकरेंसेज हैं और मेरे पास यहाँ जो E2 है उसमें भी 4 एंटिटी अकरेंस हैं। अगर मैपिंग देखो तो मैपिंग ये है मेनी टू वन। इसका मतलब एंटिटी सेट E1 का एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद एट मोस्ट वन एंटिटी ऑफ एंटिटी सेट E2, बट an entity of E2 can associate with at most m entities in entity set E1। ओके, अच्छा, दूसरी बात इधर टोटल पार्टिसिपेशन है, इसका मतलब मिनिमम कार्डिनलिटी जो होगी वो 1 होगी, तभी टोटल पार्टिसिपेशन होगा। ओके, अब वही सिनेरियो मैं यहां पर सेट करने वाला हूं कि इसको मैं कैसे कर रहा हूं, देखते हैं। ओके, तो ये E1 के लिए मैंने जो लिया है ये लिया है, सॉरी E1 के लिए ये लिया है। अच्छा, यहाँ एक चीज और देख लेना, जब मैंने E1 को कहा कि C इसका पार्शियल की है या डिस्क्रिमिनेटर एट्रीब्यूट है और D एक दूसरा एट्रीब्यूट है, तो इसको पार्शियल की कहा, लेकिन ये दोनों मिलकर के
की नहीं बना पा रहे हैं, मतलब दोनों को अगर वैल्यू एक साथ ली जाए तब भी ऐसा हो सकता है कि दो टपल की वैल्यू यूनिक ना हो। वही मैंने केस यहां लिया है C1D1 C1D1। ओके, कि अगर ये सारे टपल इसमें यूनिक होते, अगर इसका मतलब था कि दोनों एट्रीब्यूट को मिला दो तो इसकी की बन गई, लेकिन दोनों एट्रीब्यूट मिलकर के भी की नहीं, प्राइमरी की नहीं बना पा रहे हैं, तभी तो ये वीक एंटिटी सेट है। तो उसका एंटिटीज ऐसी आपको शो करनी पड़ेगी। एक बात ये हो गई। अब इस सिनेरियो को मैं इन दोनों को मैपिंग करने जा रहा हूं। ओके, तो मैपिंग करने जा रहा हूं, या आप ऐसे कह लीजिए कि मैपिंग से पहले भी ऐसे देख लेते हैं कि E1 क्या करेगा, अपनी टेबल जब कंस्ट्रक्ट करेगा तो इसकी प्राइमरी की को लेगा। ओके, और इसकी प्राइमरी की क्या है, G। तो G की जब प्राइमरी की लेता है तो एक तरह से कह लो कि जब अपनी जब आप ये इसको टेबलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो रिलेशनशिप अप्लाई हो जाती है उसी समय। ओके, कैसे रिलेशनशिप अप्लाई होती है, तो यहां पर मैंने पहले से एक सिनेरियो बना रखा है, उसी के बेसिस पर हम ये वो कर रहे हैं। ओके, तो मैंने कहा ये क्या है, G1 G2 G3 और G4। यहां ये क्या है, X1 X2 X3 X4। ओके, मतलब ये E1 के लिए है और ये किसके लिए है, E2 के लिए है। ओके, अब यहां पर मैंने कहा इसकी एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद एट मोस्ट 1। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसको एसोसिएट करा दिया G1 से। ओके, इसको एसोसिएट करा दिया G2 से। ओके, और इसको एसोसिएट करा दिया G3 से। अब एक बात देखना, ये मैंने इस साइड से जितना मेरे को करना था मैंने कर दिया, लेकिन इस साइड टोटल पार्टिसिपेशन है। तो मैंने क्या किया कि मतलब इधर ये जो G3 है इसी को इस पे भी ऐसे करा दिया। क्यों ऐसे करा दिया, ताकि इसकी मेरी कंडीशन भी फुलफिल हो जाए कि इसकी एक एंटिटी कैन एसोसिएट विद एटमोस्ट 1 एंड इसकी एक एंटिटी सेट कैन एसोसिएट विद एटमोस्ट M। तो इधर से देखो G3 दो एंटिटी अकरेंसेस में पार्टिसिपेट कर रही है और इसको G4 को जानबूझ के छोड़ दिया। क्यों, क्योंकि इस साइड टोटल पार्टिसिपेशन नहीं है, तो वो भी दिख जाएगा, मिनिमम कार्डिनलिटी 0 और मैक्सिमम कार्डिनलिटी 2। ओके, यहां पर मिनिमम कार्डिनलिटी 0 और मैक्सिमम 2, और इस साइड में 1 1 1 1। इसका मतलब इधर क्या है, मिनिमम कार्डिनलिटी ही 1 है, मतलब टोटल पार्टिसिपेशन है। अब इसी के रिस्पेक्टिव मैंने क्या किया, X1 इसको मैंने X1 एंटिटी कहा, X2 X3 और X4। तो आप देख सकते हो X1 G1 के साथ X1 है, G1 C1 D1। ओके, G1 C1 मैंने GCD मतलब इसके दो एट्रीब्यूट CD और इसका प्राइमरी की G एक साथ लिया। क्यों एक साथ लिया है, क्योंकि ये अपनी प्राइमरी की बनाना चाह रहा है और ये प्राइमरी की रिलेशनशिप अप्लाई होने के बाद ही बन सकती है। ओके, तो इसका जो मैं G एट्रीब्यूट प्राइमरी की है उसको भी साथ में ले लिया है। अब यहां से आप देखो G1 C1 D1, G1 मतलब G1 तो यहां से ले लिया और C1 D1 से एसोसिएट किया है इसने। G2 ने C1 D1 से ही एसोसिएट किया है, ये G2 ने C1 D1 से ही एसोसिएट किया, ये भी टपल लिख दिया। G3 X3 से, X3 क्या, G3 C2 D2, G3 C2 D3 और G3 ही X4 से C3 D2 से। ओके, तो G3 C3 D2 इससे X4 से भी एसोसिएट हो रहा है। एक क्वेश्चन यहां पर एक मीन्स इंफॉर्मेशन यहां पर इंपॉर्टेंट है, वो ये कि अगर सोचो मैंने यहां पर C1 D1 ये पहले दो टपल को मीन्स दो एंटिटीज को बोल दिया, दोनों बिल्कुल डिक्टो सेम है। ओके, अब सोचो कि अगर ये दोनों इन दोनों को मैं रिप्लेस करा दूं और बाकी पूरी मैपिंग वैसे ही कर दूं, तो होगा क्या, G3 C1 D1 G3 C1 D1। ओके, क्या कहा मैंने कि इस C1 D1 जो X1 X2 से जो रिलेशनशिप हो रही थी वो मैं G3 की करा दूं,
एक्चुअल में, तो यहां पर हो जाएगा। और बाकी उनको जो G1 G2 हैं उनको इनसे रिस्पेक्टिव x3 x4 से करा दूं। ओके, तो फिर सिनेरियो बदल जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सिनेरियो क्या बदलेगा, यहां हो जाएगा G3 C1 D1 G3 C1 D1। इसका मतलब दो टपल ये हो गई क्या, डुप्लीकेट। जबकि अभी थोड़ी देर में अब ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया है, मैं G और C एट्रीब्यूट इसका पार्शियल की और इसकी प्राइमरी की दोनों मिला करके वीक एंटिटी सेट E1 की मैं प्राइमरी की बोलने जा रहा हूं। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये G और C मिलकर के प्राइमरी की नहीं बन सकते हैं। तो याद रहे, आपको यहां पर अजम्पशन लेना पड़ेगा। ओके, किस तरीके से, सपोज करो ये E2 ना होता, एम्प्लॉई होता, और ये E1 ना होता, डिपेंडेंट होता। ओके, तो यहां मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एक एम्प्लॉई पे दो डिपेंडेंट हैं, एक एम्प्लॉय G3 पर दो डिपेंडेंट हैं X3 और X4। ओके, अब जब अगर उसके पास दो डिपेंडेंट हैं और सपोज करो वो एट्रीब्यूट का नाम होता, एट्रीब्यूट होते डिपेंडेंट नेम और डिपेंडेंट डेट ऑफ बर्थ। ओके, तो डिपेंडेंट का नेम और डिपेंडेंट का डेट ऑफ बर्थ तो मे भी सेम हो सकती है, ट्विंस हैं। ओके, और जो है क्या कहते हैं, और लेकिन जो डिपेंडेंट नेम है वो दोनों सेम कम से कम कोई नहीं रखेगा। ओके, मतलब वो दोनों तो कम से कम डिफरेंट रहेंगे, दोनों डिपेंडेंट हैं लेकिन वो दो टपल डेट ऑफ बर्थ सेम है, लेकिन नेम तो कम से कम डिफरेंट करेगा। ओके, तो इस तरह का अजम्पशन लेते हुए मैंने इसको C2 D3 और C3 D2 कहा है। ओके, और ऐसा होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा फिर। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये मीन्स टेबल कंस्ट्रक्ट कर दी। ये टेबल है किसकी, GCD सिर्फ इतनी, ये टेबल है वीक एंटिटी सेट E1 की। ओके, और स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट E2 की ये मैंने पूरा कन्वर्ट करके टैबुलर फॉर्म में ऐसे लिख दिया। और E3 के लिए जो ये मैंने पहले एंटिटी अकरेंसेस कहे थे, ये सिंपल मैंने ये टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके ये लिख दिया। ओके, अब देखने वाली बात है, अभी कंप्लीट कन्वर्जन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ इतने का कन्वर्जन मैंने ये किया है। ओके, अच्छा, जैसे ही आप क्या कहते हो, आपने इसका प्राइमरी की वीक एंटिटी सेट को दे दिया, अब ये G क्या करेगा, इसको रेफर करेगा। क्यों, क्योंकि ये बन जाएगी फॉरेन की। ओके, फॉरेन की बन गई, इसको ये रेफर करने लगेगा। तो अभी तक तो ओके है अपने को। अब देखो, अब कंप्लीट कन्वर्जन हुआ है। मैंने R के लिए कोई अलग से टेबल नहीं बनाई है, क्योंकि अगर बनाता भी तो क्या करता, R में सिर्फ दो ही कॉलम होते, एक इसकी प्राइमरी की और एक इसकी पार्शियल की, जो कि ऑलरेडी प्राइमरी की और पार्शियल की दोनों इंक्लूडेड हैं। यहां देख लो G1 C1 G2 C2 G2 C1 G3 C2 G3 C3, ऑल द वैल्यूज, ऑल द टपल्स in the GC domain are distinct, and therefore GC is the primary key of this weak entity set E1, which now become the strong entity set. ओके, तो ये सिनेरियो अब तक का E1 E2 का है। अब क्या करने वाला हूं, E3 को भी इसमें सेटल डाउन करना है कि E3 को भी कैसे मीन्स किया जाएगा वो देख लेते हैं। तो अब यहां से आप देख लो, अभी हमारे पास E1 के लिए जो टेबल है वो ये है। ओके, जिसमें कितने एंटिटी अकरेंसेज हैं, 4 एंटिटी अकरेंसेज हैं ये। और इधर अपने पास कितने एंटिटी अकरेंसेज हैं, इधर 3 एंटिटी अकरेंसेज हैं, E1 E2 और E3। ओके, अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां से E1 E2 और E3, और ये 4 एंटिटी अकरेंस इसके आप मान लो। मैपिंग क्या है, मेनी टू वन। ओके, मेनी टू वन मैपिंग है। मेनी टू वन मैपिंग का मतलब है, अगर मैं ये मेनी साइड बोलूं, इसको मैं E1 का बोलूं और इसको मैं E3 के लिए बोलूं ये, तो क्या बोलूंगा कि इसका E1 का एक एंटिटी अकरेंस कैन एसोसिएट विद एटमोस्ट 1 एंटिटी अकरेंस ऑफ E3। ओके, जबकि E3 का एक एंटिटी अकरेंस कैन एसोसिएट विद एनी नंबर ऑफ एंटिटी अकरेंसेज ऑफ E1। ओके, अब इसका मतलब क्या है कि मैंने E1 को एसोसिएट कर दिया इससे, E1 को एसोसिएट कर दिया
इस एंटिटी से, इसके बाद E1 को ही एसोसिएट कर दिया इससे, क्योंकि इसका एक से ज्यादा से भी एसोसिएट कर सकता है तो मैंने साथ में ही कर दिया। यहां पर इसको एसोसिएट कर दिया E2 से, ओके, और दोनों तरफ से एक एक छोड़ दिए, क्यों? क्योंकि पार्शियल पार्टिसिपेशन है दोनों साइड, ओके। अब इनको मैं इसमें फिल कर दूंगा, 3 ये आ रहे हैं इसमें, तो देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या है। मैंने कहा G1 G2 दोनों E1 से कनेक्टेड है, ओके, और E2 से ये G3 वाला कनेक्टेड है, तो इसको E2 कर दिया। अब इस एंटिटी अकरेंस से, मतलब इस एंटिटी अकरेंस से किसी ने एसोसिएट नहीं किया, तो मैं यहां क्या कर दूं, यहां फिल कर दूं नल, इसके रिस्पेक्टिव कोई E की वैल्यू नहीं मिली है। तो इस तरीके से मैंने ये कर दिया। अब अभी भी आप एक चीज देख सकते हो कि GC मिल करके दोनों क्या कर रहे हैं, प्राइमरी की इस ओवरऑल टेबल जिसके एट्रीब्यूट EGCD हैं वो मिलके बना रहे हैं, ओके। और यहां पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, ये रेफरेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या किया है, E1 और E3 को भी कंबाइन कर दिया है, ओके। अब देखना जरा सा, यहां पर मैंने P के लिए अलग से कोई एट्रीब्यूट टेबल नहीं बनाई, क्यों? क्योंकि इसका खुद का अपना कोई एट्रीब्यूट था नहीं। तो मैंने कहा कि जो भी इसमें एट्रीब्यूट होते हैं, इस टेबल की प्राइमरी की और इस टेबल की प्राइमरी की होती, इसकी प्राइमरी की GC और इसकी प्राइमरी की E, तो GCE आप इसको एक साथ इतना ही देख सकते हो, ओके। तो इस टेबल में है ही, तो मैंने इसीलिए इसमें इसको मर्ज कर दिया। अच्छा, ये मेनी टू वन रिलेशनशिप है, तो जो एट्रीब्यूट जो रिलेशनशिप मर्ज की जाएगी वो मेनी साइड मर्ज की जाएगी, ओके। और इसीलिए E वाला एट्रीब्यूट इसको दिया है, तो E वाला एट्रीब्यूट इसको इस तरह दे दिया। अब ये कंप्लीट सिनेरियो इस तरह से आपको दिख रहा है। अब जरा सा ये सोचो कि क्या मैं जो है यहां पर इतना तो मैंने कर दिया, अब क्या मैं ये 3 टेबल से भी कम में काम कर सकता हूं? ये कंप्लीट इस सिनेरियो को ये दिखा रहा है, ओके। क्वेश्चन है, क्या मैं E3 और E1 को मर्ज कर सकता हूं? क्या इनको मर्ज कर सकता हूं? तो आंसर है नो। क्यों? देख लेते हैं। सपोज करो मैं इसको इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश करता हूं, इसका मतलब है E1 E2 ये तो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, तो F यहां कॉलम बनाऊंगा और F के रेस्पेक्टिव वैल्यूज फिल करूंगा, कोई इश्यू नहीं। लेकिन जब E3 फिल करूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक यहां कॉलम क्रिएट मींस रो क्रिएट करनी पड़ेगी, यहां E3 लिखूंगा, E3 के रिस्पेक्टिव यहां F2 भी मिल जाएगा अगर यहां कॉलम बनाता हूं, लेकिन यहां सब जगह खाली रहेगी। खाली का मतलब है यहां नल रहेगा, और नल का मतलब है कि G और C पहले दोनों एट्रीब्यूट साथ मिलकर के इस टेबल की प्राइमरी की बना रहे थे, लेकिन यहां नल होने की वजह से अब GC कंबाइनली आर नॉट द प्राइमरी की ऑफ दिस रिलेशनशिप, दिस टेबल, कंबाइंड टेबल E3 एंड E1, ओके। इसका मतलब ये मर्जिंग नहीं पॉसिबल है। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि E1 और E2 को मर्ज कर सकता हूं क्या, वो भी नहीं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि यहां G1 G2 G3 ये तो इसमें प्रेजेंट हैं, लेकिन G4 यहां ऐसे आएगा, G4 के रिस्पेक्टिव यहां H1 का भी कॉलम बनेगा, H का कॉलम बनेगा तो H1 ऐसे आएगा, लेकिन बाकी एंट्रीज खाली रहेंगी। अगर ये एंट्री खाली हो गई इसका मतलब GC क्या है, प्राइमरी की नहीं है, ओके। एंड देयरफॉर मिनिमम कितनी टेबल, मिनिमम 3 tables required, and these are the tables, okay, and that's done.